परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे जो कि यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का भी सिलेबस है और ये चाहे यूपी टेट हो या अन्य भी कम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप देंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक में बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोग को पता नहीं होता है और हम लोग गलतियाँ भी बार बार करते हैं क्योंकि हम लोग को बेसिक नहीं पता होता है। तो आज हम लोग इसका बेसिक भी पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और क्या पहले कम्पिटिटिव एग्जाम है और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर भी बात करेंगे। और आप लोगों से कहा जाता है क्वेश्चन देखे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करिए, तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो कमेंट करिए और आप लोग एक्टिव जितना रहेंगे उतना ही सीखेंगे। जैसे अगर हम कुछ करवा दे रहे हैं, आप लोग अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, एक्टिव रहने की ज़रूरत है। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और आप लोगों को बहुत कुछ आज नया मिलने वाला है। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। त्रिभुज का मतलब ये होता है जैसे तीन भुजाओं से घिरी आकृति। घिरी आकृति का मतलब एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, ये घिरी आकृति है। तो ये क्या हो गया? त्रिभुज। तीन भुजा अगर हम बना दें, एक दो तीन भुजा, तो ये घिरी आकृति नहीं है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं है। इसका त्रिभुज का मतलब घिरी आकृति होनी चाहिए। पहला हो गया बेसिक। दूसरा ये होता है कि अब त्रिभुज आ गया, त्रिभुज कितने प्रकार से हम लोग बना सकते हैं और कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो दूसरा होता है त्रिभुज के प्रकार। ठीक, त्रिभुज के प्रकार, तो इसको हम लोग दो टाइप से बांट सकते हैं। कौन कौन सा टाइप? एक तो होता है पहला भुजा के आधार पर। ठीक, दूसरा होता है कोण के आधार पर। ठीक, तो भुजा के आधार पर जब हम देखेंगे तो इसको तीन प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से बांटा गया है भुजा के आधार पर। कौन कौन सा है तीन प्रकार? पहला प्रकार, इसको ए अगर हम लिखें तो एक पहला है समबाहु त्रिभुज। ठीक, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, तीसरा होता है विषम बाहु। ठीक, तो ये त्रिभुज है जो ये भुजा के आधार पर, यानी कि इसमें भुजा के बारे में बताया जाएगा कि उसकी भुजाएं कैसी होंगी। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है, सम मतलब क्या होगा? जहाँ भी आएगा तो बराबर। ठीक, बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं एक बराबर हो। जैसे अगर हम एक त्रिभुज खींच दें ए बी और सी, तो यानी कि ये तीनों भुजाएं बराबर है। इसका मतलब ये ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5। इसका मतलब ये है। समद्विबाहु का मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो जाए। जैसे एक ये खोज त्रिभुज। ठीक, तो कोई भी दो भुजा बराबर कर, जैसे ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और ये 5 नहीं होगा, ये 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। एक होता है विषम बाहु, मतलब सभी भुजाएं अलग अलग। या तो विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होगी? अलग अलग होगी तीनों। ऐसे हो जाएगा 3 9 और 7, तो ये हो जाएंगे भुजाएं। अब आते हैं कोणों के आधार पर क्या होगा। कोणों के आधार पर त्रिभुज को तीन प्रकार से बांटा गया। ठीक, ये सब पहले सेमेस्टर में था। तो तीन प्रकार क्या क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण मतलब प्रत्येक कोण किसका? त्रिभुज का 90 अंश से कम हो। यानी कि एक त्रिभुज ऐसे खींच दें, ठीक, तो ये तीनों कोण, जैसे ये 30 हो जाए, ये हो जाए 70 हो जाए, ये 80 हो जाए, तो तीनों कोण 90 अंश से कम है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, इसके बाद दूसरा आता है समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण मतलब एक कोण 90 अंश हो, तब हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तीसरा क्या होता है? अधिक कोण। ठीक, इसमें एक कोण 90 अंश से ऊपर हो जाएगा। जैसे अगर एक त्रिभुज बना दे ऐसे, ठीक, तो इसको लिख दें 120 अंश और इसको लिख दें 30 30, तो ये एक कोण क्या है? 90 अंश से ऊपर है, तो ये क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है। तो ये हो गया त्रिभुजों की टाइप। ठीक, ये क्या है? त्रिभुजों की टाइप, अधिक कोण, समकोण और न्यून कोण। वो क्वेश्चन क्या देगा? जैसे कोई दे देगा त्रिभुज, ठीक, जैसे मान लीजिए दे देगा त्रिभुज कोई भी, कहेगा कि इसमें से अधिक कोण त्रिभुज छाटिए, समकोण त्रिभुज छाटिए। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे देगा। जैसे अगर दे दे क्वेश्चन जैसे 7 8 11 से कैसा त्रिभुज बनेगा, ये क्वेश्चन है, ऐसे दे देगा। तो ऐसे अगर तीन भुजाएं दे दी गई हैं, तो अगर भुजा के आधार पर देखें तो ये तो विषमबाहु त्रिभुज है।
ठीक, भुजा के आधार पर क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन अगर हमको ये कह दे कोण के आधार पर बताइए कि ये समकोण त्रिभुज है कि न्यून कोण है कि अधिक कोण है, तो इसके लिए एक शर्त बनती है। क्या शर्त बनती है, अगर हम सबसे बड़ी भुजाओं को अगर 80 लिख दें, बड़ी भुजा को, ठीक, बड़ी भुजा का स्क्वायर कर दें, ठीक, और छोटी भुजा का स्क्वायर कर दे, दोनों का जो बच गई, बड़ी भुजा को छोड़ के दोनों भुजा बच गई, छोटी भुजा का स्क्वायर कर दे और जोड़ दे, ठीक, ऐड कर दे। अगर बड़ी भुजा को अगर हम सी मान लें, छोटी भुजा जो बच गई उसको ए और बी माने और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें, ठीक। तो अगर छोटी बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 49 जोड़ देंगे तो 9 4 13, 6 4 10 11, 113 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो सी स्क्वायर की वैल्यू है, यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर है, दोनों भुजा के स्क्वायर के योग से अधिक है। तो जब ये अधिक रहेगा तो अधिक कोण त्रिभुज, जब ये अधिक रहेगा तो अधिक कोण त्रिभुज। अगर ये वैल्यू जो बड़ी भुजा का स्क्वायर करने पे अगर ये बराबर आ जाता, यानी कि ये 121 आ जाता, इधर भी 121 आ जाता, तो ये क्या होता, समकोण त्रिभुज, ठीक। अगर मान लीजिए कि अगर ये 121 जो है इधर मान लीजिए 125 आया था, तो ये बड़ा होता, दोनों का स्क्वायर करेंगे छोटी भुजा का, ये अगर ज़्यादा आ जाएगा ये कम हो जाएगा, यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर कम हो जाएगा तो कम मतलब न्यून, मतलब कम, न्यून कोण त्रिभुज। अगर ये वैल्यू ज़्यादा है दोनों भुजा के स्क्वायर के योग से तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे एक नोट्स बनाएंगे, क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगर बड़ी हो गई तो बड़ा हो गया ये, तो क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक। अगर सी स्क्वायर की वैल्यू अगर बराबर हो गई तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। अगर सी स्क्वायर की वैल्यू कम हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, ठीक। तो इतना बातें एकदम याद रखेंगे और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेगा आपसे, यूपी टेट में हो सकता है कि डीएलएड में पूछ ले, लेकिन कम संभावना है। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बोनस पॉइंट है और इसको हम लोग को समझने की जरूरत है। ये तो हो गया त्रिभुज का पहला गुण कि पहचानेंगे। लेकिन अगर गुण नंबर 2 की बात करें, अगर अगला देखें त्रिभुज में पॉइंट, तो त्रिभुज कब बनेगा, ठीक, ये आएगा त्रिभुज कब बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी अगर हम ऐसी भुजा ले लें कि त्रिभुज ही ना बने तो उसके लिए शर्त क्या होती है कि कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक। इसको लिखेंगे आप लोग ऐसे, कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब ये है, जैसे अगर हम 3 भुजाएं ले लें, आप लोग बताइएगा कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसे अगर हम ले लें 2 3 5, इससे बनने वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा। तो पहले तो हमको ये पता रहना चाहिए कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर हम देखें दो भुजा कोई भी ले लें, अगर हम ले लें 2 और 3 को एक साथ ले लें तो 2 + 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। तीसरी भुजा क्या है, 5, 5 से बड़ा है नहीं है, यानी कि ये त्रिभुज संभव ही नहीं है। कोई भी दो भुजा लेंगे वो तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो इसमें कितने केस बनेंगे, एक बार 2 3 को एक साथ ले लीजिए, 2 और +5 को लेंगे एक साथ तो 7 आ जाएगा। और तीसरी भुजा क्या बच गई, 3, ये 3 से बड़ा है यानी यहाँ तक पॉसिबल है। एक बार 3 और 5 को ले लेंगे तो ये क्या आ गया, 8। तीसरी भुजा क्या है, 2, तो ये 2 से बड़ा है। तो 2 केस तो पॉसिबल हो गया, यहाँ तक सही है। लेकिन एक केस लिए 2 + 3 किए तो ये 5 आ गया। तीसरी भुजा क्या है, 5। तो इससे मतलब ये पता लगा कि ये त्रिभुज नहीं बनेगा। कोई भी एक केस फॉल्ट हो गया तो त्रिभुज नहीं बनेगा। और तीन तरह से इसको चेक कर सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन दे दें, कौन सा त्रिभुज, इसमें से बताना है कि त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, ठीक, नहीं है बताना है। 3 इसमें से ऑप्शन रहेगा कि वो त्रिभुज की भुजाएं रहेंगी। जैसे ए अगर हम ऑप्शन ले लें 3 5 7, बी ले लें ऑप्शन 10 15 और 22, सी ले लें ऑप्शन 7 8 16 और डी ले लें ऑप्शन 2 11 और 12। इन तीनों ऑप्शनों को अगर हम देखें तो त्रिभुज की भुजाएं कौन नहीं है, तो यानी कि 3 इसमें से त्रिभुज की भुजाएं हैं और एक त्रिभुज को नहीं फॉर्म कर रहा है, यानी त्रिभुज इससे नहीं बन पा रहा है। तो देखेंगे अगर हम इस पहले वाले ऑप्शन में 3 और +5 जोड़ दिए तो क्या आ गया, 8 आ गया। तीसरी भुजा क्या बच गई, 7, 7 से बड़ा है, ठीक है।
3 और 7 ले लिए एक साथ तो 10 आ गया। तीसरी भुजा क्या बच गई 5, ये भी बड़ा है। और एक बार 5 और 7 को ले लिए एक साथ 12 आ गया। तीसरी भुजा क्या बच गई 3। तो ये केस फॉलो कर रहा है, यानी कि ये तो त्रिभुज होगा। ठीक, अब दूसरे को चेक करते हैं। 10 और 15 को जोड़ेंगे क्या आएगा 25 आएगा। 22 से बड़ा है, ठीक है। 10 और 22 को एक साथ लेंगे 32। तीसरा क्या बच गया 15, ये भी सही है। अगर 15 और 22 को एक साथ लेंगे 37, ये तीसरा क्या बच गया 10, ये भी सही है। यानी कि ये भी त्रिभुज फॉर्म कर रहा है। इसको देखिए ध्यान से, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15, और ये क्या है 16, यानी कि ये तो छोटा हो गया, यानी कि ये त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक, यानी कि ये भी त्रिभुज बनाएगा। आप ऑप्शन से चेक करेंगे तो ये आप सीखेंगे त्रिभुज कब फॉर्म होता है। कभी क्वेश्चन ये दे दे कि ये कौन सा त्रिभुज है और देखेंगे कि त्रिभुज ही नहीं फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पे लिखेंगे आप लोग कि ये तो त्रिभुज संभव ही नहीं है। यहाँ पे तो त्रिभुज पहला काम तो है कि त्रिभुज को चेक करिए कि त्रिभुज संभव है कि नहीं है। एक बार और क्वेश्चन पूछा था बहुत ही बढ़िया। क्या क्वेश्चन पूछा था देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं, तो ये कह रहा है कि इससे कितने त्रिभुज फॉर्म हो सकते हैं। ठीक, कितने त्रिभुज बन सकते हैं। ठीक, तो तीसरी भुजा क्या होगी ये भी निकालना पड़ेगा। यानी कि तीसरी भुजा नहीं दिया है, 2 ही भुजाएं दी गई हैं और ये कह रहा है कि इससे इन 2 भुजाएं रहेंगी तो कितने त्रिभुज फॉर्म कर सकते हैं हम लोग बना के। तो देखेंगे, हमको तीसरी भुजा नहीं पता। अगर तीसरी भुजा अगर हम x मान लेते हैं अभी, क्योंकि अभी बीजगणित पढ़े हैं, तो ये अगर तीसरी भुजा x मान ले तो अगर x में 3 जोड़ेंगे तो ये तो 9 से बड़ा आना चाहिए, 9 से। और 9 से बड़ा आने के लिए क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 6 से अधिक होनी चाहिए। 6 से अधिक होगा तभी तो बड़ा आएगा। 6 रखेंगे x के बराबर तो ये 9 ही होगा, और 9 नहीं रहना चाहिए, 9 नहीं 10 रहना चाहिए, यानी 6 से बड़ा होना चाहिए x की वैल्यू। ये कैसे निकालेंगे कि x + 3 बड़ा होना चाहिए 9 से। ठीक, तो x की वैल्यू 9 - 3 यानी कि 6 से बड़ा होना चाहिए। इतना निकल गया। अगर हम देखें कि अगर 2 भुजाएं इनको जोड़ दें, यानी कि 9 और 3 को जोड़ दें और तीसरी भुजा x को लिख दें, तो ये तो 12 हो गया। तो यानी कि 9 + 3 की वैल्यू इस x से बड़ा आना चाहिए। ठीक, यानी x की वैल्यू 12 से कम होनी चाहिए। ठीक, यानी x की वैल्यू 12 से कम होगी तभी तो त्रिभुज बनेगा। यानी कि ये पता चल गया कि जो x की वैल्यू है वो 6 से तो बड़ी होनी चाहिए। ठीक, लेकिन 12 से छोटी होनी चाहिए। यानी x 6 और 12 के बीच में होगा। यानी कि 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11। तो कितना त्रिभुज बनेगा 5 त्रिभुज बस फॉर्म हो सकता है। कितना त्रिभुज फॉर्म हो सकता है, तो 5 त्रिभुज फॉर्म हो सकता है। लेकिन ये कैसे निकला, एक बार 9 और 3 को जोड़ दिए तो कितना आ गया 12 आ गया। यानी कि 12 आ गया, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 12 से कम होगी, क्योंकि ये दोनों का योग तो 12 आ गया और 2 भुजाओं का योग इससे 12 बड़ा होगा। x से यानी 12 बड़ा होगा, यानी x की वैल्यू 12 से छोटी होगी। 12 जो है x से बड़ा होगा क्योंकि x तीसरी भुजा है, तो यानी कि x की वैल्यू 12 से कम होगी। और दोनों को घटा दे तो क्या आ गया 6, यानी x की वैल्यू क्या होगी 6 से बड़ी होगी, क्योंकि 3 के साथ लेंगे 6 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी 6 से बड़ा ही रहना चाहिए। ठीक, तो ये केस है। तो ये आप लोग थोड़ा समझेंगे इसको कैसे इसको करेंगे। यानी कि 5 केस संभव हो सकता है, आप लोग खुद से केस बनाएंगे। और सबसे बढ़िया तरीका है कि जब घटा देंगे 9 - 3 तो 6 हो जाएगा, यानी 6 से बड़ा होना चाहिए। और जब जोड़ देंगे तो यानी 12 से कम चाहिए, यानी 6 और 12 के बीच में ही रहना चाहिए। 2 भुजाएं दे दे तो एक बार जोड़ देंगे तो 12 आ गया और एक बार घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 6 और 12 के बीच में ही भुजाएं रहनी चाहिए। ठीक, तो 6 12 के बीच में क्या है 7 8 9 10 11। तो ये एक क्वेश्चन है। और एक बार ये यूपी टेट 2019 में ये सेम अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ बढ़िया पूछा था तो उसमें बहुत सारे लड़के कर ही नहीं पाए थे, क्योंकि कंसेप्ट अगर पता नहीं रहेगा कि त्रिभुज कब फॉर्म होगा, और ये छोटा सा कंसेप्ट है जो त्रिभुज स्टार्ट करने के लिए है, तो इसमें लोग गलती कर देते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया गुण नंबर 2। अब तीसरा देखते हैं गुण, जो कि ये सिलेबस में है, ये पहले सेमेस्टर में था ऊपर वाला। ये है सर्वांग समता। सर्वांग समता कहते हैं इसको। ये अंग्रेजी में क्या कहते हैं कंग्रुएंसी। ठीक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको कंग्रुएंसी। ठीक, तो इसको देखते हैं। जैसा कि आप लोग नाम से देख पा रहे हैं कि ये सर्वांग समता किसके बीच में होगी, त्रिभुज के बीच में होगी। किसके बीच में, त्रिभुज के बीच में। तो सर्वांग समता कैसे बनाए, सर्व
ठीक, अंग समान, सर्व मतलब सभी, अंग मतलब उसकी भुजा हो या कोण हो या कुछ भी हो, सभी उसकी बराबर हो जाएंगी। ठीक, तो क्या होगा, सर्वांग समता में होगा। यानी कि सभी अंग समान, चाहे उसकी सभी भुजाएं समान, चाहे सभी कोण समान, यानी सब कुछ जो समान होगा। यानी कि ये आकृति है ए, ऐसे ए बी सी इसको लिख ले। और एक और ऐसी आकृति हम लोग इसको खींचे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे लिख दें पी क्यू आर। तो ऐसी आकृति सर्वांगसम होती है जो, जैसे ये वाली आकृति, इस आकृति पे अगर रखे इसको उठा के अगर इस पे रखे तो पूरा पूरा एकदम ऐसे ही रखा जाए, थोड़ा भी बाहर अंदर नहीं हो जाए, एकदम सेम टू सेम वैसी ही आकृति को क्या कहेंगे, सर्वांगसम। यानी एक दूसरी समान आकृति जिसके सभी अंग एकदम बराबर हो, ये भुजाएं बराबर हो तो ये भुजाएं, यानी तीनों भुजा से बराबर, तीनों कोण से बराबर, तो इसको क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। सभी अंग समान रहेंगे। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे सर्वांगसम छठे हैं, कौन कौन सा त्रिभुज कैसे सर्वांगसम है, उसको निकालने के क्या तरीके हैं और कैसे बताएं कौन कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सर्वांगसमता में क्या होता है कि संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भुजाएं बराबर, ठीक, पहला हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, संगत कोण बराबर, ठीक, संगत ऊंचाई बराबर, संगत ऊंचाई बराबर, ठीक। उसके बाद क्या आ गई, और जो भी होगा त्रिभुज में संगत मध्यिका बराबर, संगत जो भी होगा, तो इसको देखेंगे कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक बात। इसके बाद दूसरा देखते हैं, ये ऊंचाई आया कंसेप्ट, त्रिभुज की ऊंचाई किसे कहते हैं, तो ये भी एक कंसेप्ट है। जैसे एक अगर हम त्रिभुज यहाँ पे खींच दें, ये हो गया त्रिभुज ए बी सी, अगर त्रिभुज खींच दें, अगर इसकी ऊंचाई को अगर हमको पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी शीर्ष ले लें। जैसे शीर्ष ए को अगर हम पकड़ें और इससे हम इसके जो भुजा है सामने, इस पे अगर लंब डाल दें ए से, ठीक, ए से भुजा जो बच गई है बी सी है, यानी दो अलग शीर्ष हैं जो ए को छोड़ के बी सी, ये जो भुजा बना रही है, इस पे अगर लंब डाल दें तो इसको क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। तो अब क्या आप लोगों के मन में अगर सवाल आएगा कि क्या एक ही हाइट होगी त्रिभुज की, तो नहीं, हो सकती है। और ऐसे अगर बी शीर्ष ले लें और बी शीर्ष से लंब डाल दें तो ये भी क्या होगी, हाइट होगी, ये भी हाइट है। लेकिन तीनों हाइट अब अलग अलग होगी, ये H1 है, ये H2 है। अगर सी से इस भुजा पे लंब डाल दे सामने वाले पे, तो सी से क्या होगी, ये भी हाइट होगी, तो ये क्या हो जाएगी, H3। यानी कि ये जो होगा H1 H2 H3, ए से जब BC भुजा पर लंब डाले हैं तो हाइट क्या है, H1 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कोई भी निकालना हो, कोई भी त्रिभुज हो, अगर क्षेत्रफल निकालना हो, अगर हाइट आपको दी गई है, ठीक, हाइट अगर दी गई है तो हम लोग का फार्मूला क्या होता है, कोई भी त्रिभुज हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक, यानी कि ऊंचाई। इसको याद रखेंगे, बेस का मतलब क्या होता है, आधार। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर यहाँ पे लिखें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, 1/2। इसमें अगर हाइट देखें तो H1 हाइट को लेते हैं, तो H1 के लिए बेस क्या है, जिस पे लंब डाला गया है, तो क्या है, BC, और क्या होगा, H1। अगर हम H2 हाइट से ले लें तो क्या होगा, 1/2 हाइट H2, लेकिन H2 किस पे डाला गया है, तो ये AC पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेस AC, यानी AC जितना दिया रहेगा सेंटीमीटर में ये हो जाएगा। और हाइट अगर H3 ले रहे हैं तो ये किस पे डाला गया है, C से डाला गया है, किस पे डाला गया है, AB पे, तो ये हो जाएगा AB, और हाइट क्या होगी, H3। और अब आप अगर जो भी ऊंचाई दी रहेगी, आप अगर इक्वेशन से निकालेंगे, इससे BC की वैल्यू दे दी रहेगी, H1 की वैल्यू दे दी रहेगी, तो ये 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से निकाल सकते हैं। तो किसी भी सूत्र से निकालेंगे, तीनों में से तीनों तरीके से, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा सेम आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, जैसे क्या करेगा वो, जैसे H1 हाइट दे देगा, ठीक, यानी कि ए से लंब डाला गया, और BC दे देगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। या त्रिभुज का क्षेत्रफल ही दे देगा और एक हाइट दे देगा H1, तो इसके करस्पॉन्डिंग बेस पूछ लेगा BC की वैल्यू, तो निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर करेंगे, एक वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। तो उस पर क्वेश्चन कराएंगे जब क्षेत्रफल पढ़ाएंगे तो। लेकिन अभी क्या पढ़ना है, सर्वांग समता। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमेशा याद रखेंगे
ये रामबाण है। ठीक, ये मतलब अगर ऊंचाई दे दी गई तो यही फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, चाहे कोई भी, चाहे समद्विबाहु हो, समबाहु हो, या कोई भी त्रिभुज हो। अब इसके बाद आते हैं सर्वांग समता। ठीक, तो इसके 4 तरीके हैं सर्वांग समता के। पहला क्या है तरीका, कैसे देखेंगे सर्वांग समता क्या होती है। जैसे क्या है, भुजा 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 सर्वांग समता, ये क्या कहता है इसको ध्यान से देखेंगे। और एक क्वेश्चन भी आया 2018 वाले में डीएलएड में, और यूपी टेट में तो आता ही है हमेशा। तो भुजा 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 सर्वांग समता का मतलब ये है कि जैसे अगर देखें, अगर हम 3 भुजाएं, ऐसे ये भुजा ले लें, ये हो गई ABC, और एक त्रिभुज ले लें PQ और R। अगर इन दोनों त्रिभुजों को देखें तो अगर दे दिया रहेगा, दिया क्या रहेगा कि AB बराबर PQ, ठीक, BC बराबर QR, ठीक, और CA बराबर क्या हो जाएगा RP। तो ये दे दिया रहेगा अगर आपको, तो ये तीनों भुजाएं इसकी देखिए, ये AB को अगर हम 1 लिख दें, AB को अगर 1 लिख दें और PQ को 1 लिख दें, 1 का मतलब है कि 1 1 के बराबर हो गया। ठीक, BC को अगर हम 2 मार्क करें और QR को भी 2 मार्क करें तो ये 2 वाला 2 के बराबर हो गया। और CA को अगर हम 3 मार्क करें और यहाँ भी PR को 3 मार्क कर दे तो ये 3 3 के बराबर हो गया। ठीक, यहाँ पे 1 है तो 1 लाइन, 2 में 2 लाइन, ठीक, 3 में 3 लाइन खींच दीजिए कि ये मतलब है कि बराबर हो गया। ठीक, तो ये अगर दिया रहेगा तो अब इसमें कहेगा कि इसमें सर्वांग समता बताइए कौन किसके सर्वांग सम है। जब तीनों भुजा के बराबर हो जाएंगी तो क्या होगी, सर्वांग सम लिखेंगे। लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या, कैसे सर्वांग सम लिखेंगे, तो हम लोगों को संगत लेना है। जैसे अगर हम AB को देखें तो AB PQ के बराबर है, यानी कि A की जगह पे क्या है, A P के इक्वल है, ठीक, B Q के इक्वल है, यानी AB में क्या है, AB भुजा क्या है, PQ के इक्वल है। ठीक, BC को अगर लें तो ये क्या है, QR के इक्वल है। यानी कि अगर त्रिभुज अगर हम ऐसे लिखें, यानी कि त्रिभुज ABC लिख दें और इसको सर्वांग सम लिखें तो A के करस्पॉन्डिंग, AB के करस्पॉन्डिंग क्या है, PQ है। क्या है, PQ है कि नहीं है। AB के करस्पॉन्डिंग क्या है, ये है AB, ठीक, और ये क्या है PQ, दोनों बराबर है ना, तो AB के करस्पॉन्डिंग हो गया PQ। अब त्रिभुज को हम कैसे चल रहे हैं, A B और C, यानी कि ऐसे चल रहे हैं त्रिभुज में क्लॉकवाइज। ठीक, A से B गए, B से फिर BC आए। ठीक, तो AB हो गया एक भुजा, ठीक, एक भुजा क्या हो गया, AB हो गया। अब AB को तो लिख दिया यहाँ पे PQ, फिर क्या है उसके बाद, AB के बाद भुजा क्या है, BC है। अब BC के करस्पॉन्डिंग क्या है, BC QR के बराबर है, BC क्या है, QR के बराबर है। तो PQ तो लिख दिए, तो यहाँ पे Q के बाद क्या आना चाहिए, R आना चाहिए। तो यानी कि ABC सर्वांग सम PQR है। ठीक, ABC सर्वांग सम क्या है, PQR है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग लेना है, यानी संगत लेना है। AB के करस्पॉन्डिंग क्या है, PQ, तो PQ लिख दिए। ठीक, तो ये होगा सर्वांग समता, हम लोग को पहचानना है, एकदम संगत लेना। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी होगी। ठीक, तो ये हो गया बात। अब इसको मान लीजिए और भी इसी को लिखना है सेम, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका मन हो कि आप लोग A से C तक चलेंगे। ठीक, पहले आप लोगों का मन होगा कि आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो अगर त्रिभुज आप लोग ऐसे लिखेंगे ACB, अगर त्रिभुज लिख दें, ठीक, एक तो ऐसे चल सकते हैं ABC, इसी त्रिभुज को आप अगर ऐसे चलेंगे, इस तरफ से आएंगे तो ACB लिखेंगे इस त्रिभुज को, तो ये किसके सर्वांग सम होगा। ठीक, ये किसके सर्वांग सम होगा, तो इसको देखते हैं। सर्वांग सम का यह चिन्ह है जो ये लिखा जा रहा है ऐसे करके 2 बराबर, तो इसको क्या कहेंगे, सर्वांग सम। ठीक, ये मतलब सभी सब कुछ बराबर है, तो ये हो गया सर्वांग सम, तो ये हो गया चिन्ह। अब इसके बाद देखते हैं कि AC लिखें, अगर पहला क्या लिखा है, 2 AC लिखा है, तो AC किसके बराबर है, AC मतलब CA, ये किसके बराबर है, PR के, यानी RP के जगह पे तो क्या लिखेंगे, PR लिखेंगे। AC क्या हो गया, PR हो गया। अब दूसरा चीज देखेंगे इसमें कि AC के बाद क्या है, CB है, CB किसके बराबर है, QR के, ठीक, QR के बराबर है, यानी कि QR के बराबर है, यानी कि पहले PR रहना चाहिए फिर QR रहना चाहिए, यानी PR के बाद QR भुजा आना चाहिए, ऐसे लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे अगर हम PR से चलें, PR चले या फिर Q लिखें, अगर यहाँ पे
आर और क्यू लिख दे तो पहले भुजा पी आर आ जा रही है, देखिए यहाँ पे। फिर आर क्यू मतलब ये क्यू आर भी आ गई, यानी कि ये संगत लिखा गया है एक तरह से, ठीक। तो ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। ये नहीं कि उल्टा सीधा लिखना है, जो जिसके संगत है, जैसे ए सी के संगत पी आर, बी सी के संगत सी बी के संगत आर क्यू, तो ये दोनों हो सकता है सर्वांग समता की शर्त में। आप लोगों को मिलाना पड़ेगा, ए सी लिखा है, यहाँ पी आर लिखा है, ए सी पी आर के बराबर है, जी हाँ है, ठीक। बी सी लिखा है तो बी सी क्यू आर होना चाहिए, क्यू आर या आर क्यू। तो यहाँ पे क्या है, पी से चलेंगे आर पे, तो अब आर से पी पे थोड़ी जाएंगे फिर क्यू पे आएंगे, पी से आर पे आ गए तो आर से अब क्या जाना पड़ेगा, क्यू पे जाना पड़ेगा, तभी तो त्रिभुज पूरा होगा। पी आर क्यू लिख देंगे, ठीक। ये थोड़ी करेंगे कि पी आर आए फिर आर से पी गए क्यू गए, ऐसा थोड़ी लिखेंगे त्रिभुज, तीन ही लिखना है, तो पी आर क्यू हो गया। तो ये तो था एक क्वेश्चन, मतलब ऐसे, ठीक। ये है ए बी सी त्रिभुज, ये है पी क्यू आर त्रिभुज। ये क्या है, त्रिभुज ए बी सी, ये है त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसको सर्वांग समता को समझते हैं, तो कैसे समझेंगे। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है, और दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी जो है ये किसके सर्वांगसम है, ये है सर्वांगसम आर क्यू पी के सर्वांगसम है। तो इसमें अगर आप लोग को दिखाना हुआ क्या क्या संगत है, तो और ध्यान से देखें कि तो ए बी जो है पहले, इसके बाद क्या है, इधर पहले क्या है आर क्यू, यानी कि ए बी की वैल्यू है, अगर ए बी को 1 लिख दें तो ये आर क्यू 1 लिखना पड़ेगा, यानी कि ए बी की वैल्यू आर क्यू के बराबर है, ठीक। ए बी की वैल्यू क्या है, आर क्यू के बराबर है। अब दूसरा देखिए, अगर इसमें ए बी के बाद क्या आ रहा है, बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी मतलब ए बी सी सर्वांगसम मतलब ए बी के बाद बी सी आ रहा है, तो बी सी दूसरे में पे आ गया, तो इसको 2 अगर मार्क कर दें तो इसमें बी सी के जगह पर क्या आ रहा है, क्यू पी, यानी कि आर क्यू के बाद ये हो गया 2 नंबर, और जो बच गया ये क्या है, 3 नंबर, ये भी क्या है 3 नंबर। तो ये 1 नंबर के सर्वांगसम, यानी कि ए बी यहाँ पे है तो यहाँ पे आर क्यू है, यहाँ पे बी सी है तो यहाँ पे क्यू पी है, यानी कि ए संगत किसके है, यानी कि ए संगत किसके है, आर के, बी संगत किसके है, क्यू के, सी संगत किसके है, पी के। यानी ए की जगह पे इस त्रिभुज में क्या है, यानी त्रिभुज में तो सब बराबर है भुजा, लेकिन ए की जगह पे क्या है इसमें, बी की जगह पे क्या है इसमें, और सी की जगह पे क्या है इसमें, ये खोजना है। तो ये दे सकता है। अगर इसी त्रिभुज में अगर मान लीजिए आप इधर से चलते, जैसे अगर मान लीजिए आप चलते ए सी से ए सी बी लिखते हैं, जैसे अगर आप इधर से चले तो त्रिभुज ए सी बी लिख सकते हैं, ये किसके सर्वांगसम है। तो आप देखेंगे ए सी जो है 3 नंबर, ये पी आर के बराबर है, ए सी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। फिर क्या है बी सी, तो बी सी किसके बराबर है, आर क्यू के बराबर, फिर क्या है आर क्यू के बराबर। तो अब देखेंगे पहले पी आर आना चाहिए, तो पी आर क्यू लिख सकते हैं, तो पी आर क्यू लिख दिए। सब मिला के मेन कंसेप्ट ये है कि इसमें संगत खोजना है, ठीक। संगत खोजेंगे तो एक और क्वेश्चन लेते हैं भुजा से भुजा वाला। अब ये 2 त्रिभुज हैं, इसमें बताना है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर जो है ये सर्वांगसम है कि नहीं है, और सर्वांगसम है तो क्या क्या सर्वांगसम है, किसके संगत क्या क्या है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ए बी में क्या है 3 सेंटीमीटर, तो इसको अगर ए बी सी लिखें, त्रिभुज ए बी सी, अब ये बताना है कि ये किसके सर्वांगसम है। तो कैसे आप बताएंगे, ए बी के करेस्पॉन्डिंग देखेंगे, तो कैसे देखेंगे, ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो इसमें क्या है ए बी के करेस्पॉन्डिंग क्या है, पी आर है, या आर पी लिख सकते हैं या पी आर लिखें, आर पी या पी आर लिख सकते हैं, तो ये क्या है पी आर हो गया। अब इसके बाद देखेंगे ए बी के बाद अगर हम बी सी आ जाए, ठीक, ए बी के बाद अगर बी सी आ जाए तो बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है बी सी 7 सेंटीमीटर ये है, यानी कि पहले 3 करना है फिर 7 करना है, तो बी सी के करस्पॉन्डिंग क्या है 7 सेंटीमीटर में पी क्यू है। तो अगर हम ऐसे ही सेम चलें, जैसे ये त्रिभुज है ए से बी पे आए, बी से सी पे आए, 3 सेंटीमीटर पहले चलना है, पहले 7, तो 3 वाले के बाद क्या है 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो पहले ऐसे चलना पड़ेगा आर पी क्यू। सर्वांगसम क्या है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज आर पी क्यू के सर्वांगसम है, ठीक। क्यों, क्योंकि पहले 3 चले फिर 7 चले। अगर आप कहें कि नहीं अगर हम ऐसे लिखेंगे, जैसे अगर लिख दे त्रिभुज ए सी बी, ऐसे चलेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखेंगे ए सी के करस्पॉन्डिंग, तो पहले 5 सेंटीमीटर चलना है फिर 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर चलने के लिए क्या है ए सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ये 5 है, यानी कि ए सी के करस्पॉन्डिंग है आर क्यू, ठीक। उसके बाद क्या है सी के बाद ये सी बी है, यानी सी बी मतलब बी सी, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 7 सेंटीमीटर में क्यू पी,
यानी कि पहले 5 चलना है फिर 7 चलना है, तो 5 के बाद 7 चलने के लिए क्या चलना पड़ेगा, इधर से ऐसे चलना पड़ेगा 5 के बाद 7, तो ये क्या हो जाएगा RQP। ऐसे आप लोग सर्वांग सम कर सकते हैं। एक सेम क्वेश्चन ऐसे मैथ के DLED सेकेंड सेमेस्टर के पेपर में आया था, देखेंगे। जैसे इसको क्वेश्चन ऐसे था, ये दिया था कि AC बराबर BD, यानी AC की जो वैल्यू है ये AC बराबर क्या है BD है, इसको अगर 1 नंबर दे, इसको भी 1 नंबर दे दे। BC बराबर AD, BC क्या है, BC ये हो गया, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। BC क्या हो गया, ये 2 नंबर दे दें इसको, और AD को भी अगर 2 नंबर दे दें, ठीक। तो कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, कौन सा कथन इसमें सत्य है, ये बताना है। और ये देखे दोनों त्रिभुज में कि त्रिभुज में AB दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। जैसे अगर त्रिभुज, अगर मान लीजिए इसमें ABC लिखा है, यानी कि ABC के सर्वांग सम छांटना है, तो त्रिभुज ABC किसके सर्वांग सम होगा। देखिए अभी बताए हैं ABC किसके करस्पॉन्डिंग होगा। तो इसमें देखिए AB है, तो AB के करस्पॉन्डिंग भुजा क्या है, इसमें भी AB है दोनों त्रिभुजों में, तो AB के करस्पॉन्डिंग तो AB होगा, ठीक। AB हो जाएगा, AB के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, AB होगा। अब BC के करस्पॉन्डिंग सोचते हैं, तो BC के करस्पॉन्डिंग क्या है, ये है BC, ठीक। BC 2 नंबर है, ये देखिए 2 नंबर है, तो इसमें 2 नंबर क्या है AD, यानी BC के करस्पॉन्डिंग क्या है AD, यानी पहले AB चलना है फिर AD चलना है दूसरे वाले त्रिभुज में, ठीक। ABC वाला त्रिभुज छोड़ दीजिए, तो दूसरा त्रिभुज क्या है AD और B, और ये है AB, ठीक। तो ABC वाला त्रिभुज तो हो गया, तो पहले इसमें AB चलना है फिर AD चलना है। तो AB चलने के लिए पहले ये क्या है, ये B है, ये है, तो B से A पे जाना पड़ेगा, फिर A से D पे चलना पड़ेगा, यानी BA फिर AD, यानी B से D पे जाने के लिए BA और AD चलना पड़ेगा, यानी कि इसको लिखेंगे BAD। और मान लीजिए AB लिखते और इसके बाद D लिखते, तो D कैसे लिखते थे, AB के बाद BD यहाँ पे चल रहा है, लेकिन B के बाद AD चलना है, AB के बाद, तो AB मतलब BA चल दिए और AD चलना है तो फिर AD, तो BAD ये वाला ऑप्शन सत्य था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक। ये बहुत ही क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसको आप लोग अब समझ गए होंगे, भुजा वाला सर्वसंगता, और यही सब आता है आप लोगों के पेपर में, तो इसको आप अच्छे से समझिए। फिर दूसरा बात अब देखते हैं, ठीक। ये तो हो गया भुजा वाला सर्वांग क्षमता, और कैसे कैसे हो सकता है सर्वांग क्षमता। तो दूसरा रूल क्या है, रूल 2, जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक। ये है 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये है एंगल A, ठीक। ये है 30 अंश। और कोई दूसरा त्रिभुज कर दे, यहाँ पे कर दे PQR, ठीक। ये कर दे 3 सेंटीमीटर, ये कर दे 5 सेंटीमीटर, ठीक। और ये कोण कर दे 30 अंश, ठीक। तो अगर किन्हीं 2 त्रिभुज का, जैसे ये त्रिभुज हो गया ABC, इसको कर दिए, इसको कर दिए PQR, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे कि ये 3 सेंटीमीटर भुजा है, ये 5 सेंटीमीटर भुजा है, इसके बीच का कोण क्या है 30 अंश। यहाँ भी 3 सेंटीमीटर भुजा है, ये 5 सेंटीमीटर भुजा है, और दोनों भुजाओं के बीच का कोण क्या है 30 अंश। यानी कोई 2 भुजाएं बराबर हो जाए, 2 भुजाएं और उन्हीं भुजाओं के बीच के कोण, जैसे 3 और 5 के ही बीच का कोण 30 अंश है, या 3 और 5 के मध्य 30 अंश बना है, तो ये क्या होगा, सर्वांग सम होगा। ये क्या होगा, त्रिभुज सर्वांग सम होगा। लेकिन हम लोग करस्पॉन्डिंग खोजेंगे, तो यहाँ पे A के करस्पॉन्डिंग क्या है, Q है करस्पॉन्डिंग, क्या है A एंगल और Q एंगल बराबर है, यानी A के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, Q हो गया। जैसे अगर त्रिभुज यहाँ पे लिखे BAC लिखे, तो ये किसके सर्वांग सम होगा, तो यहाँ पे A वाला जो है ये Q के सर्वांग सम, यानी Q बीच में आएगा। अब BA जो लिखा है, ये BA है पहले, तो BA 3 सेंटीमीटर है, तो BA के करस्पॉन्डिंग कौन सा है जो 3 सेंटीमीटर इसमें है, इसमें 3 सेंटीमीटर क्या है PQ, यानी कि यहाँ पे P रहेगा Q और बच गया क्या R, यानी कि BAC सर्वांग सम क्या है PQR के, BAC सर्वांग सम क्या है PQR के। अगर मान लीजिए आप लोग को लिखना हो कि ABC किसके सर्वांग सम है, यानी इसी को कई प्रकार से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे ABC किसके सर्वांग सम है, तो जो ABC है, अब देखेंगे यहाँ पे A एंगल किसके करस्पॉन्डिंग है Q के, तो Q तो पहले रहेगा, A करस्पॉन्डिंग क्या है Q है। अब AB किसके करस्पॉन्डिंग है, तो AB 3 सेंटीमीटर, इसमें कौन सा 3 सेंटीमीटर PQ, यानी कि PQ रहेगा, तो यानी कि पहला भुजा क्या रहना चाहिए PQ, तो QP लिख देंगे, ठीक। और BC के करस्पॉन्डिंग क्या है, BC मतलब ये बड़ी भुजा जो नहीं दिया है, BC के करस्पॉन्डिंग क्या है PR है, तो
पी आर कैसे लिखेंगे, क्यू पी आर, तो ये सर्वांग क्षमता हो गया। ए के करस्पॉन्डिंग क्यू, ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू, तो क्यू पी लिखेंगे क्योंकि क्यू तो पहले है तो क्यू ए के करस्पॉन्डिंग आ गया। तो ऐसे आप लोग को लिखना है कि ताकि गलती ना हो, यानी संगत देखना है, ध्यान संगत आप लोग ध्यान से ध्यान देंगे तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और तो हो जाएगा। ये हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या है, रूल 3 क्या है कि जैसे दो त्रिभुज हो गए, ये हो गया ए बी सी, ये हो गया पी क्यू आर, ठीक। अगर मान लीजिए कि इसके संगत कोण है, जैसे ए का संगत कोण 30 अंश और ये 70 अंश है, और ये दे दिया यहाँ पे 30 अंश और ये 70 अंश है, और इसके बीच की भुजा दे दी गई है 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो अगर ऐसे रहेगा संगत भुजाएं, ठीक, जो कोण है ए और बी के संगत क्या है, ए बी भुजा, पी और क्यू कोण के संगत क्या है, पी क्यू भुजा। तो ऐसे अगर बराबर रहेगा तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम रहेगा त्रिभुज, ठीक। यहाँ पे ए बी सी है यानी कि बी 70 अंश है तो इसमें पी 70 अंश है, तो पी फिर उसके बाद क्यू और फिर उसके बाद आर। तो ऐसे रहेगा तो ये सर्वांगसम होगा, दो कोण और उसके सेम संगत भुजा। तो इसको आप लोग मिलाएंगे कि संगत क्या है, त्रिभुज दे दिया जाए, ऐसे समकोण त्रिभुज है, दो दे दिया जाए, समकोण त्रिभुज का अगर कर्ण, ठीक, और कोई एक भुजा, ठीक, कर्ण और एक भुजा अगर बराबर हो जाए तो ये समकोण त्रिभुज भी क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो इसको देखते हैं, क्लास 6 की बुक में होगा क्वेश्चन, तो इसको करते हैं, ठीक। एक क्लास 6 की बुक है, इसमें सब वही बताया गया है जो, तो आप लोग इसको खुद से करिएगा। ये 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें खुद सर्वांगसम छाटना है, इसमें देखना है सर्वांगसम, और इसमें भी देखना है। जैसे अगर इसमें अगर बता दें तो जैसे अगर दो त्रिभुज हैं ए डी सी, इसको सर्वांगसम अगर हम लिखना चाहें तो किसके सर्वांगसम लिख सकते हैं, एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये। अगर हम इसमें ए डी देखें, ठीक, ए डी चल रहे हैं 1.8 सेंटीमीटर, तो पहले इसमें भी 1.8 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, तो हम लोग सी भी चल सकते हैं, ठीक। ए डी के बाद हम लोगों ने ए डी, ये सी है तो ए डी सी चला है 3 सेंटीमीटर, यानी 1.8 के बाद हम लोग क्या चले हैं 3 सेंटीमीटर, तो इसमें भी 1.8 के बाद क्या चलना पड़ेगा 3 सेंटीमीटर, वो भी बाहर वाला 3 सेंटीमीटर। तो बाहर वाला 3 सेंटीमीटर क्या है, बी ए है, यानी कि बी ए चलना पड़ेगा, यानी सी के बाद बी के बाद ए चलना पड़ेगा, यानी कि सी बी ए के सर्वांगसम होगा, ठीक। ए डी सी बी ए के सर्वांगसम होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, या आप अगर ऐसे लिखना चाहें ए सी डी किसके सर्वांगसम होगा, तो पहले ए सी चले हैं, ए सी मतलब ये बीच वाला ए सी, और इस त्रिभुज में भी चलेंगे तो पहले क्या चलना पड़ेगा, ए सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए सी है, क्योंकि ये दोनों में है तो ए सी होगा, 3 चलना पड़ेगा। और ए सी के बाद क्या चले हैं सी डी, यानी 3 सेंटीमीटर, यानी फिर इधर ए बी चलना पड़ेगा, यानी कि ए बी चलना पड़ेगा ए सी या सी ए के बाद। तो इसके लिए क्या करेंगे सी ए और फिर बी करेंगे, यानी सी ए पहले चलिए फिर ए बी चलिए, तो सी ए बी के सर्वांगसम होगा। तो भुजा वाला तो आप लोग सीख गए होंगे, और सर्वांगसम मतलब संगत लिखिए, कैसे कैसे चलना है ताकि गलती ना हो, इधर का उधर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे अगर इसी में लिखना है, तो मान लीजिए इसको ए बी सी पहले लिख लिए और सर्वांगसम का चिन्ह लगा लिए, तो ए बी में 1.8 पहले चले हैं तो इसमें भी 1.8 पहले चलना पड़ेगा, तो इसमें क्या है 1.8 के लिए पी क्यू है। अब देखते हैं कि ए बी के बाद क्या है 2.8 चलना है, तो 1.8 के बाद 2.8 चलने के लिए पी से क्यू फिर क्यू से आर चलना पड़ेगा, तो पी क्यू आर लिखना पड़ेगा। तो ऐसे लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम पी क्यू आर। तो इन सबको करेंगे आप लोग खुद से, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए यही वाला सेम क्वेश्चन डीएलएड में आया है, ठीक, सेम क्वेश्चन आ गया कि नहीं। तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सेम क्वेश्चन डीएलएड में देखिए यही 2019 में आया है, 2018 बैच में, ठीक, 2019 में पेपर हुआ था। तो सेम इसको लगाने का मतलब यही है कि सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक। त्रिभुज की रचना दो भुजाएं और उनके बीच के कोण ज्ञात हो तब भी सर्वांगसम होगा, ये दिया गया है, ठीक। दो भुजा और एक कोण, ये भी आप क्वेश्चन लगाएंगे, दो भुजा एक कोण वाला, इसमें तमाम क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर दो कोण और संगत भुजा ज्ञात हो, ठीक, दो कोण और संगत भुजा ज्ञात हो। जैसे यहाँ पे यह 55 दिया है, जी 45 दिया है, ठीक, और एफ जी ज्ञात है 5 सेंटीमीटर, ठीक। जैसे दो कोण दे दिया ए बी सी, दो कोण दे दिया ए बी और इसके संगत भुजा 5 सेंटीमीटर ज्ञात हो, तो ऐसे कोणों की भी सर्वांगसमता करेंगे। तो
इसको भी वैसे ज्ञात करेंगे जैसे बताया गया है। फिर इसके बाद समकोण त्रिभुज अभी बता दिया गया है। तो इन सब क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा और ये सर्वसमता अब खत्म हो जाएगा। देखिए कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, यानी कि RHS राइट वाला है, ये समकोण वाला है। फिर कर्ण मतलब हाइपोटेनस और ये साइड मतलब हो गया भुजा, इसको RHS लिखा है। तो ये इतना क्वेश्चन क्लास 6 की बुक से आप लोग लगाएंगे। त्रिभुज वाला चैप्टर है 13 नंबर चैप्टर। तो इसको ठीक है, आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा हो आप लोग इसके बारे में कमेंट करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा है कैसा लगा और दूसरों तक शेयर करिए, क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्जाम या हर एक जगह ये नहीं है कि केवल D.ED का ही यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है। तो ये जो आगे के लिए आप लोग को रिलेवेंट है वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। आप लोग दूसरों को बताइए कि नहीं यहाँ पे हम लोग कुछ सीखने को मिल रहा है, और हम लोग एक्स्ट्रा भी चीज़ें सीख रहे हैं जो कि आगे के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन